और आज एक बार फिर एक ऐसा मुद्दा जिसका सीधा सरोकार, जिसका सीधा ताल्लुक इस देश की आम इंसान के साथ है, आपकी और हमारी शांति के साथ है। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और सरल सवाल पूछना चाहता हूं। ज्यादा खतरनाक क्या है दोस्तों? कोरोना की संभावित तीसरी लहर जो अगस्त में भी आ सकती है, अक्टूबर में भी आ सकती है, और अब एक रिपोर्ट आई है कि बस अगले ही महीने अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आएगी जो सितंबर में जाके पीक कर सकती है। ज्यादा खतरनाक कोरोना की तीसरी लहर होगी या फिर सांप्रदायिकता का जहर जो लगातार हमारी जड़ों में घुसता जा रहा है, और अब ये हालात हो गए दोस्तों कि वहां से लौटना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा सांप्रदायिकता के इस जहर से, और इससे कोई निजात नहीं है दोस्तों जब तक हमारी राजनीतिक सोच नहीं बदलेगी, जब तक आम जनता ये नहीं समझेगी कि इस सांप्रदायिकता का जहर आपके और हमारे लिए खतरनाक है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, या मैं एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि आपकी या मेरी मां, आपकी या मेरी बहन, आपकी या मेरी पत्नी, हमारे परिवार में किसी औरत को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर नीलाम कर दिया जाए। आपको कैसा लगेगा बताइए? गुस्सा आया ना? नथुने फूल रहे होंगे, अंदर एक ज्वाला उबल रही होगी। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों लोगों ने किस तरह से तमाम हदों को पार कर दिया। आपकी स्क्रीन पर यह है क्विंट की खबर। इसका शीर्षक पढ़िए, सुल्ली डील्स ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों कि ये समाज इतना नीचे गिर चुका है। सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर सुल्ली डील्स के नाम से एक ऐप पर 4 जुलाई को अपलोड की गई। ये तस्वीरें किसने अपलोड की इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये काफी चौंकाने वाला है, जिसके बाद से ट्विटर पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि सुल्ला या सुल्ली एक अपमानजनक शब्द है जिसका इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जाता है। ये ऐप तब सामने आया जब लोगों ने ट्विटर पर अपना डील ऑफ द डे शेयर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से गिटहब ने इसे हटा दिया है। गिटहब एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें ओपन सोर्स कोड का भंडार है। ऐप सुल्ली डील्स गिटहब पर बनाया गया और इस्तेमाल किया गया। पेशे से पायलट हना मोहसिन खान ने किट के साथ अपनी बातचीत में बताया। जी हाँ, हना मोहसिन खान का नाम भी इस सुल्ली डील्स नाम के गिटहब में शेयर किया गया। एक बार ओपन होने के बाद ऐप यूजर को फाइंड योर सुल्ली डील ऑफ द डे पर क्लिक करने के लिए कहेगा। ये तब एक मुस्लिम महिला की तस्वीर को आपके सुल्ली डील ऑफ द डे के रूप में दिखाएगा। अधिक संभावना है कि फोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ली गई है। मैं अपनी तस्वीर को डील ऑफ द डे के सौदे के रूप में देखकर चौंक गई। और सिर्फ हना मोहसिन खान नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 ने बाकायदा कल इस पर कार्यक्रम किया, और आप देख सकते हैं इनके ट्विटर हैंडल पर। कार्यक्रम में बताया गया है, विमेन्स पिक्चर्स पुट ऑनलाइन एंड ऑक्शंस वर हेल्ड ऑनलाइन, ऑक्शन्ड वुमेन शॉक्ड। जैसे मैंने कहा ना, बाकायदा मुसलमान महिलाओं की बोली लगाई गई। इस पर कांग्रेस की नेता हसीबा अमीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हे श्रेया ढोंडियाल, थैंक्स फॉर दिस। यू स्पोक अबाउट हाउ लॉ कैन हेल्प. For your kind information, I registered an FIR when this happened with me last month, was even handed over to an investigating officer, but in a few days I received a message that status of my report is changed to close. Law hasn't been very helpful. हसीबा अमीन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इसको लेकर शिकायत की। उन्हें एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर यानी कि जांच करने वाला अधिकारी भी दिया गया, मगर कुछ दिनों बाद ये कहा गया कि मामला बंद कर दिया गया है। जैसे मैंने कहा ना, कल्पना कीजिए कि अगर आपकी माँ की या आपकी बहन की या आपकी पत्नी की नीलामी इस तरह से कर दी जाए और बाद में पुलिस ये कहे कि नहीं साहब वो मामला तो हमने बंद कर दिया है, कैसा लगेगा आपको बताइए? बात यहाँ नहीं रुकती। एक और सोशल मीडिया यूजर हैं फातिमा खान, वो क्या कह रही हैं? Didn't check Twitter last night, woke up this morning to realize my name along with those of many other Muslim women was up on GitHub as list of Sulli deals. Thankfully, by the time I came across it, it had been taken away, but just the screenshot sent shivers down my spine. कोई भी मुस्लिम महिला ही नहीं, कोई भी औरत अपना नाम इस तरह से सोशल मीडिया में देखकर, और वो भी ये बताकर कि आपकी नीलामी हो रही है, वो क्या सोचेगी आप बताइए ना, क्या सोचेगी?
और ये सवाल आज हम सबको पूछना है एक समाज होने के नाते कि हम किधर जा रहे हैं। हम और एक पॉलिटिकल विचारधारा, मुसलमानों से अपने नफरत के चलते हमने तमाम हदों को पार कर दिया है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि मुसलमान नफरत के सहारे तुम्हें वोट्स मिल जाएंगे, तुम तमाम हदों को पार करोगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सोशल मीडिया में एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रचार तंत्र है जो इस डील को बढ़ावा दे रहा था। ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम किस हद तक गिरेंगे। और बात यहां नहीं रुकती है। हरियाणा में एक महापंचायत का आयोजन हुआ दोस्तों, हरियाणा के पटौदी में, और वहां पर खुलेआम भारतीय जनता पार्टी नेताओं के भड़काने पर युवा भड़काऊ बयान दे रहे थे। आपकी स्क्रीन पर सुदर्शन न्यूज ने बाकायदा उसका प्रसारण किया, जिसके अंदर नवाब ऑफ पटौदी की छाती पर गोली मारने की बात तक की गई। यहां दो सवाल उठते हैं। यह युवा खुलेआम इस तरह की धमकी दे रहा है और पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को साथ ही सुदर्शन न्यूज पर भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि सुदर्शन न्यूज का एक इतिहास रहा है इस तरह के जहरीले कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार का, खुलेआम दोस्तों, और लगातार हो रहा है। ये सूरजपाल अमू जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, कोई राह चलता गुंडा नहीं है, कोई राह चलता कार्यकर्ता ट्रोल नहीं है। इसको हाल ही में हरियाणा बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया है और ये इसी तरह के भड़काऊ बयान देता है। क्यों? क्या भाजपा हरियाणा को लगता है कि जिस तरह की ज्यादती तुमने किसानों के साथ की, उसके बाद तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसी तरह की सियासत करके तुम्हें वोट मिल सकते हैं? और जब पुलिस से दोस्तों इस पर सवाल किया गया तो आप देखिए पुलिस ने कितना वाहियात बयान दिया है आपके स्क्रीन पर। Mahapanchayat was organized by heads of 3 to 4 villages, including Surajpal Amu in Pataudi on Sunday, where religious conversion was the agenda. 500 to 600 people took part in this meeting, where a number of speeches were given. So far, we have not received any complaints. ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि DCP मानेसर ने दिया है। इनका कहना है कि अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं मिली, इसलिए हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। जब सिद्दीक कप्पन उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते हैं, जहां एक गुड़िया के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई होती है, तब आप उन्हें आतंकवाद की धाराओं में गिरफ्तार कर लेते हैं। कल ही सिद्दीक कप्पन की बेल को फिर नामंजूर कर दिया मथुरा की एक अदालत ने, जो कल्पना से भी विचित्र है। यही नहीं, हाल ही के दिनों में गाजियाबाद में आपको याद होगा एक दाढ़ी पहने बुजुर्ग का वीडियो आया था जिसमें उसकी दाढ़ी काटी जा रही थी। उस वीडियो का कोई ऑडियो नहीं था। उस बुजुर्ग ने यह आरोप लगाया कि मुझ पर जबरदस्ती की गई जय श्री राम के नारे लगाने के। बाद में पुलिस ने अपनी पड़ताल में पाया कि जिन 4 लोगों ने उन्हें टारगेट किया था उनमें से 3 मुसलमान थे। तो जाहिर सी बात है इस थ्योरी के पीछे सांप्रदायिकता का एलिमेंट वो धराशायी हो जाता है। उसके चलते उत्तर प्रदेश ने 4 या 5 लोगों पर FIR किया और इत्तेफाकन इनमें से 4 या 5 मुसलमान ही थे। हालांकि उनका यह कहना था कि देखिए हमने जो रिपोर्ट की है वो उस बुजुर्ग 72 साल के व्यक्ति के बयान के आधार पर की है, तो वो खुद तो झूठ नहीं बोल रहे थे। तो आपने देखा दोस्तों, कुछ मामलों में पुलिस बहुत मुस्तैद होती है और यहां पर खुलेआम न्यूज चैनल में ये लोग भड़काऊ बयान दे रहे थे और आज से नहीं दे रहे हैं। सूरजपाल अमू लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये लोग इसी तरह से हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में रैलियां निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हरियाणा में किसान इनसे नाराज है और इन्हें लगता है कि एकमात्र तरीका वोट हासिल करने का यही है कि समाज के अंदर जहर को बो और समाज के अंदर हिंदू और मुस्लिम को दो भाड़ कर दो। मगर उससे भी बड़ा सवाल आम जनता से है कि हम अपने आप को इस जहर में सराबोर होते कब तक देखते रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मुसलमान लड़कियों को ऑनलाइन नीलाम किया जा रहा है उस सो कॉल्ड सुल्ली डील्स के जरिए। अरे बेशर्मी की भी तो कुछ हद होती है, बेहयाई की भी तो कोई हद होती है। उन तमाम हदों को इन लोगों ने पार कर दिया है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके जरिए आप उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, उन औरतों को या पटौदी में जिन मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं, आप उन्हें टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी आत्मा को नफरत में डुबो रहे हैं। आप खुद को नफरत में डुबो रहे हैं। नुकसान उनका नहीं है, नुकसान हमारा है। और इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि ज्यादा जहरीला क्या है, सांप्रदायिकता का कीड़ा या कोरोना वायरस?
क्योंकि अब खबर यह आ रही है दोस्तों कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और बहुत जल्द, अगस्त में। मगर उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, नैनीताल की ये तस्वीर है। लोग नैनीताल और तमाम हिल स्टेशंस पर भीड़ लगाए हुए हैं। मनाली में लोग पहुंच गए, होटल्स में उन्हें जगह नहीं मिली। कल को यही लोग अस्पतालों के सामने रोएंगे कि अस्पताल में मुझे बिस्तर नहीं मिल रहे। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप खुद को किस कदर खतरे में डाल रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये खतरा कितना गंभीर है। मिंट की ये रिपोर्ट है, मैंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है, जो मैं अब आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। भारत में अगस्त में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, सितंबर में पीक। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। भारत में अभी कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी ही पड़ी है कि तीसरी लहर को लेकर कयास लगने लगे हैं। इस बात की संभावना जताई जाने लगी है कि अगस्त तक इस महामारी की तीसरी लहर आ सकती है, जो कि सितंबर तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। आगे ये रिपोर्ट क्या कहती है वो और भी चिंतित करने वाली बात है। SBI की कोविड-19 रेस टू फिनिशिंग लाइन रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है, मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भारत में जुलाई के दूसरे सप्ताह के आसपास रोजाना लगभग 10,000 कोविड-19 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि मामले अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि दूसरी लहर 7 मई को चरम पर थी, जब 4 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। रिसर्च में कहा गया है कि अनुमान रुझानों पर आधारित है। वैश्विक डाटा से पता चलता है कि औसतन तीसरी लहर के दौरान पहुंचने वाले चरम मामले कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से लगभग 2 या 1.7 गुना अधिक हैं। इसका मतलब क्या है? दूसरी लहर में आप जानते हैं लाखों लोग मारे गए। लोगों के पास अस्पतालों में जगह नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थे। हाहाकार मच गया था। सरकारें पूरी तरह से बेबस थी। अब यह बताया जा रहा है कि ये जो तीसरी लहर आई है, आज सकती है, वो 1.7 गुना ज्यादा हो सकती है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है दोस्तों कि ऐसा ना हो। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात, आपकी स्क्रीन पर यह खबर बताया जा रहा है कि कोरोना का ये लांबड़ा वायरस वेरिएंट है दोस्तों, और यह बताया जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति, इसका जो जेनेसिस है वो भारत में ही हुआ है, और ये कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है। खबर क्या कहती है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The Lambda variant of the coronavirus is turning out to be deadlier than Delta, which was first discovered in India, according to the Health Ministry of Malaysia. It added that cases of Lambda variant have been detected in more than 30 countries in the past 4 weeks. The Lambda strain was reported to have been originated from Peru, the country with the highest mortality rate in the world. The Malaysian Health Ministry tweeted on Monday. और ये खबर है 7 जुलाई की। आप और हम सबको होश में आना पड़ेगा दोस्तों। कोरोना से लड़ाई लड़ना यकीनन सरकार को उसकी नुमाइंदगी करनी पड़ेगी, मगर आप और हम जो आम जनता हैं, हम लापरवाही नहीं बरत सकते। हमें देखना होगा, क्योंकि अगर ये तीसरी लहर आती है और अगर वो इसी तरह से 2 गुना ज्यादा और 1.5 गुना ज्यादा है, तो सोच की भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि समाज का क्या हाल होगा उसके बाद। क्योंकि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत सीमित है, और पिछले कुछ अरसे से लगातार मैं अपने कार्यक्रमों में आपको बता रहा हूं कि मोदी सरकार की क्या तैयारी है हम नहीं जानते हैं। राज्य सरकार अपने सीमित स्तर पर, अपने व्यक्तिगत स्तर पर तैयारियां करते दिख रहे हैं, मगर सरकार की जो बड़ी सोच है इस मुद्दे को लेकर वो क्या है हम नहीं जानते। इसलिए सावधानी आपको और हमको बरतनी पड़ेगी। हम उस तरह की लापरवाही नहीं बरत सकते जिसकी तस्वीरें मैंने आपको अभी दिखाई थी मनाली में और नैनीताल में।